जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर और हिस्ट्री के रेगुलर क्लासेस में। ये आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन की। जो इससे पहले गुप्त वंश के हमने प्रमुख शासकों को देखा, उनके कुछ महत्वपूर्ण जो पक्ष थे उनको हमने समझा, जिनसे हमारे रेगुलर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, बनते हैं। और समुद्रगुप्त को भी हमने जाना, उससे कुछ प्रमुख जो सिक्के रहे, प्रशासनिक व्यवस्था रही या उसके जो कुछ युद्ध रहे उसको भी हमने बहुत अच्छे से जाना और समझा। तो अभी मैंने पिछली एक वीडियो जारी की थी जिसमें मैंने आप लोगों को पीईटी को लेकर एक सिलेबस को डिस्कस किया था। उस पीईटी के सिलेबस में मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहा है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री की जो एक मेनली जो चीज़ें हैं, जैसे कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, या जो मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग रेगुलर जो है डिस्कस कर रहे हैं। और गुप्त साम्राज्य भी अब जो है एक आज की क्लास और एक और क्लास उसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम मेनली जो देखेंगे इसमें जो कुछ प्रमुख किताबें हुई और उनके लेखक कौन रहे, जो कुछ खगोलविद रहे, ज्योतिषाचार्य रहे, कुछ चिकित्सक रहे, तो उन सब चीज़ों पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे इसमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासेस जिन्होंने देखी है रेगुलर, क्योंकि बीच में चीज़ें ब्रेक हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पैसे पॉलिटी क्लास में भी मैंने बताया होगा कि चीज़ें कुछ शेड्यूल कुछ बिजी रहा, इतना बिजी रहा कि आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन रेगुलर अब सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसके बाद आपको मैं यही चाहूँगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए सफल सिद्ध हो। तो अब हम बात कर लेते हैं जो गुप्तकालीन प्रशासन है उसके संबंध में बात कर लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन कैसा रहा और इसके संदर्भ में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। गुप्तकालीन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं जो एक संबंध रखता है वह रखता है मौर्य प्रशासन के साथ। ठीक है, ये लगभग मौर्य प्रशासन के समान ही रहा था। यानी कि मौर्यों का जो प्रशासन है, जिन्होंने मौर्य प्रशासनिक या मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का क्लास नहीं किया है, मैं उनसे ही कहूँगा क्लास कर लें उसकी, तो आपको जो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमें फैक्चुअल डिटेल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रखनी है, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। केवल फैक्चुअल चीज़ों को रटने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो गुप्त शासकों का जो ये पूरा विशाल साम्राज्य था वो लगभग मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन के समान ही था। और हम लोग जानते हैं कि जो गुप्त काल एक बड़ा ही गुप्त जो शासक थे, हमने मैप्स के थ्रू भी देखा था, मैप्स के थ्रू भी पढ़ा था कि जो गुप्त शासक था या कहा जाए गुप्त साम्राज्य था, पूरा गुप्त साम्राज्य, यह गुप्त साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। यानी कि विशाल साम्राज्य था यह गुप्त शासकों का। कैसा था? विशाल साम्राज्य था। तो बच्चे, जब ये विशाल साम्राज्य था तो इसकी राजधानी क्या रही थी? इसकी राजधानी रही थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रही थी। तो जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रही बच्चे, तो पाटलिपुत्र में हम देखते हैं कि विशाल साम्राज्य था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की पाटलिपुत्र रही थी। तो हालांकि मौर्य वंश से बहुत बाद में आया गुप्त साम्राज्य, लेकिन इसकी जो एक पूरी सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने कुछ ग्रहण किया। और इस पर भी जो गुप्त शासकों के या गुप्त साम्राज्य के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, यानी कि जिस पर सीधे गुप्त साम्राज्य का नियंत्रण था, उस पर उनका प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान दिया। जैसे कि हम देखते हैं मौर्य वंश का जिन्होंने भी क्लास की है वो अच्छे से समझ जाएंगे इसमें कि इनकी अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो जो राजा होता था किसी गुप्त साम्राज्य में या मौर्य साम्राज्य में भी, तो राजा होता था वो क्या होता था? सत्ता का केंद्र होता था। यानी कि सम्राट जो कि प्रशासन के शीर्ष पर होता था, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सम्राट। तो ये कहाँ था? प्रशासन के शीर्ष पर था, प्रशासन के शीर्ष पर था। यानी कि सर्वोच्च जो होता था या केंद्र बिंदु जो होता था वो राजा होता था। यानी कि जो ज़्यादातर जो निर्णय होते थे वो कहाँ से होते थे? राजा के उससे होते थे। क्वेश्चंस कई बार क्रिएट हुए हैं प्रशासनिक व्यवस्था से, अलग अलग एग्जाम्स में क्रिएट हुए हैं। तो राजा जो कि प्रशासन के शीर्ष पर स्थित है, राजा कहाँ? प्रशासन के शीर्ष पर स्थित है, सर्वोच्च है, जिसने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ इसने धारण की हुई हैं। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो राजा हुए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण की हैं, और ऐसी कई उपाधियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जैसे विक्रमादित्य की उपाधि है, महाराजा धीराज की उपाधि है, महाराजा धीराज की उपाधि है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। विक्रमादित्य की उपाधि है, परम भट्टारक की उपाधि है। ऐसे बहुत भारी भारी से बड़ी बड़ी सी उपाधियाँ जो है
परम भट्टारक की उपाधि है। तो ऐसी बहुत भारी भारी उपाधियों को धारण किया गया। ऐसे ही समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो उसने भी कही, जैसे अप्रतिरथ कविराज, अप्रतिरथ कविराज, कविराज की उपाधि किसको प्राप्त थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस गुप्त साम्राज्य, गुप्त किस गुप्त शासक को प्राप्त थी? मकरवाहिनी गंगा, ये किसको कहा गया? मकरवाहिनी गंगा, ये किसको प्राप्त थी उपाधि? तो ये कुछ बड़ी बड़ी उपाधियां जो है इन शासकों ने, किसने? गुप्त साम्राज्य के शासकों ने धारण की हुई थी। सत्ता का केंद्र कौन है? राजा है। राजा महत्वपूर्ण है, शीर्ष पर है, प्रशासन के शीर्ष पर है, और राजा ही अगर हम देखें तो न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्याय किसके पास है? राजा के पास ही है। तो राजा जो है वो सर्वोच्च न्यायाधीश है। उसके द्वारा दिया गया निर्णय जो है वह दोबारा से नहीं बदला जा सकता है, या कहा जा सकता है कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और जो निर्णय दिया जाता था, यानी कि जो न्याय किया जाता था, तो बच्चे न्याय कैसे किया जाता था? न्याय किया जाता था किसके आधार पर? कोई भी किताब होगी, है ना, कोई भी किताब होगी जिसके आधार पर न्याय किया जा रहा है। अब भाई जैसे हमारे यहाँ संविधान है, अभी हम भारत में हैं, तो भारत में जो नियमों की किताब है उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं ना, संविधान बोलते हैं। तो संविधान में जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं, कुछ भाग, संविधान को हमने भागों में बांटा हुआ है, कुछ भाग हैं, भाग को भी हमने अनुच्छेदों में देखा हुआ है कि अनुच्छेद हैं कहीं, और उन अनुच्छेदों में क्या दिए हुए हैं? कुछ विधान दिए गए हैं कि भाई हमें जो है इस तरीके से चलना है, और इन विधानों के आधार पर ही जो है अलग अलग कानून बने हुए हैं, अलग अलग जो है विधियां बनी हुई हैं, और उन विधियों के अनुसार न्याय वगैरह किया जाता है, न्याय किया जाता है, या अन्य गतिविधियां की जाती हैं। यानी कि मूल जो है वह क्या है? संविधान है। तो इस संविधान के आधार पर जो है हमारे यहाँ भी न्याय प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, न्याय प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उसी प्रकार से उस काल में, यानी गुप्त काल में, जो सर्वोच्च न्यायालय है या राजा है, या फिर जो दूसरे जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर जो भी न्यायालय होते होंगे, वो न्यायालय क्या करते थे? विधि के अनुसार क्या करते थे? न्याय करते थे बच्चे। तो जो न्याय करते थे, चीज़ों को समझिए आराम से और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में जल्दी से, ताकि जो सपोर्ट मिले। देखो मोटिवेशन होता है एक, है ना, एक मोटिवेशन होता है। हालांकि मोटिवेशन तो हमारा हमेशा हाई रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक पॉजिटिव थिंग्स की ज़रूरत होती है। और वो पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आती है? जब आप लोग जो है कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और लाइक्स करते हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा हाई पर रहता है, हायर पर रहता है। तो मन करता है कि डेली जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं कि एक कैमरे के साथ बात करनी होती है, और हमें सीधा एक डायरेक्शन जो है नहीं मिल पाता है कि आपको कि कितना समझ में आया या कोई पे दिक्कत हो रही है। तो एक माध्यम जो है हमारे पास यही इंटरनेट है। तो इसके में क्या है कि जब आप की तरफ से जो एक बातचीत होगी हमसे, वो कमेंट्स के थ्रू होगी, या फिर आप लाइक कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमने चीज़ें दी हैं वो आप लोगों को समझ में आई हैं, आपको अच्छी लगी हैं, तो लाइक आपने किया है। तो वही चीज़ चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, और जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न्याय करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? न्याय जो होता था वह धार्मिक नियमों के आधार पर होता था। कैसे होता था? धार्मिक नियमों के आधार पर। और धार्मिक नियमों के आधार पर बनी जो उस समय किताब, मुख्य रूप से जो विधान कही जाती थी, विधि कही जाती थी, मनुस्मृति। मनुस्मृति यानी कि स्मृति क्या है? विधान की एक किताब है। जैसे संविधान जो हमारे यहाँ विधि की एक किताब है, कानून की एक किताब है, नियमों की एक किताब है, तो उसी तरीके से वहां पे स्मृति होती थी। ऐसा नहीं केवल मनुस्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हुई, लेकिन मुख्य रूप से जो फेमस हुई वो मनुस्मृति फेमस हुई। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण स्वरूप मनुस्मृति लिख दिया। आप चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि स्मृति के आधार पर जो है न्याय व्यवस्था दी जाती थी, यानी कि न्याय जो किया जाता था वो धार्मिक नियमों के आधार पर किया जाता था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक किताब का होना कितना जरूरी होता है, कि मनुस्मृति किस तरीके से चीजें लेकर, मनुस्मृति या स्मृति के आधार पर जो नियम होते थे तो राजा उसी के आधार पर करता था। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? राजा है। सत्ता के केंद्र में कौन है? प्रशासन के शीर्ष पर कौन है? राजा है। राजा ने इस काल में बहुत सारी उपाधियां अलग अलग जो है निर्मित की हुई हैं। तो एक बार जब आप इस क्लास को देखो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जो है इससे पहले वाली क्लास और फिर उससे पहले वाली क्लासेस जो गुप्त काल के प्रमुख शासक हैं उनके बारे में जरूर जान लो, तभी ये चीज़ें जो है और अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझने की ज़रूरत है, रटने की कोई ज़रूरत
नहीं है। तो वहीं शासन व्यवस्था जो थी यहाँ पर, जो राजा का शासन व्यवस्था था, वो हम लोग देखते भाई उस टाइम पर लोकतंत्र तो इतना मुख्यतः विद्वान था नहीं। जो महाजनपद काल में हमने देखा था कि राजतंत्र भी था, गणतंत्र भी था, लेकिन इस काल तक आते आते ये दोनों ही चीजें जो है गणतंत्र वाली खत्म हो चुकी थी लगभग और राजतंत्र वाला था। तो जो राजा का पद था वो कैसा था बच्चे? वंशानुगत था। इस बात को ध्यान रखिएगा, वंशानुगत था राजा का पद। लेकिन अगर हम बोलें कि जो बड़ा पुत्र है वही राजा बनेगा, राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, तो ऐसा संभव नहीं था। ये बहुत कम मिलता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। वंशानुगत तो था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो था ही, लेकिन ये नहीं था कि बड़ा पुत्र ही जो है राजा बनेगा, ये नहीं था। ये युद्ध वगैरह भी होते थे बड़े पैमाने पर, एक दूसरे को मारते थे, यानी कि छोटा भाई बड़े भाई को हटा देता था। जैसे कि मैंने आपको रामगुप्त के बारे में बताया था, चंद्रगुप्त सेकंड, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके बड़ा भाई रामगुप्त जो था वो क्या था कि कमजोर था, दुर्बल था, तो उसको एक राजा ने, जो कि हूण शासक हुए, और उन्होंने हराया। दूसरे जो शासक हुए, राष्ट्रकूट शासक हुए, तो अन्य जो शासक हुए उन्होंने उसे हरा दिया। अब उसको हराने के बाद रामगुप्त को पद से हटा दिया गया और फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय शासन पर बैठा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो वंशानुगत जो रहा, शासन वंशानुगत रहा, लेकिन बड़ा पुत्र ही राजा बने यह आवश्यक नहीं था। तो ये शासन व्यवस्था का एक चीज था, यानी कि ज्येष्ठाधिकार जो है इसमें हमें देखने को बहुत ही कम मिलता है। मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारी गण यहाँ पर राजा की सहायता के लिए होते थे। कालिदास के कई जो लेख हैं, अभिलेख हैं, उसमें ये कहा गया है कि राजा की सहायता के लिए अगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझें तो राजा को सलाह देने के लिए, किसी विषय पर बात विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए क्या होता था? एक मंत्री परिषद होता था। क्या होता था? मंत्री परिषद होता था। अब भाई जैसे आज हमारा मंत्री परिषद है कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। अब उसी तरीके से जो राजा है ना, जो राजा है वह क्या किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। तो इस प्रकार हम यही देखते हैं कि जो राजा है, जो मंत्री परिषद है, वह मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है राजा। तो जो कालिदास के विभिन्न अभिलेख हैं या लेख हैं, कालिदास के लेखों से हमें क्या ज्ञात होता है? हमें यह ज्ञात होता है कि राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए किसमें? प्रशासनिक व्यवस्था में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। क्या होता था? मंत्री परिषद होता था। ठीक है, मंत्री परिषद होता था। और मंत्रियों का चयन, इसमें जो मंत्रियों का चयन है वो कौन करता था? राजा करता था। राजा जो है राजकुमारों में से भी कर सकता था, सामंत भी होते थे, और कुछ उच्च अधिकारी भी होते थे, इनका भी यह चयन करता था। उच्च अधिकारी मुख्य रूप से कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि उच्च अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता था गुप्त काल में? कुमारामात्य। कुमारामात्य। कुमारामात्य, कुमारामात्य कहा जाता था उच्च अधिकारी को। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कुमारामात्य किसे कहा जाता है? उच्च अधिकारियों को कहा जाता है। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कुमारामात्य होता था। इसकी नियुक्ति मुख्य रूप से कहाँ की जाती थी? इसकी नियुक्ति की जाती थी प्रांतों में। कहाँ की जाती थी? प्रांतों में। प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था मुख्य रूप से, और इसमें भी ये स्थानीय प्रशासन और केंद्र के बीच में, स्थानीय प्रशासन, जो कि स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन मतलब कि जैसे जिला है हमारा, ठीक है, जिला है, और केंद्र के बीच में, और केंद्र के मध्य क्या था? एक सेतु की तरह काम करता था ये। अब जैसे कि आप ये समझिए, अभी वर्तमान में क्या है, हर एक राज्य में एक जिला होता है, ठीक है, जिले में एक जिला अधिकारी होता है, जिलाधिकारी होता है। कई इतिहासकारों ने कुमारामात्य को वर्तमान के जिलाधिकारी के समान संज्ञा दी है। तो इस चीज को समझिए, कोई चीज हवा में नहीं है, सारी चीजें जो ऑथेंटिक है वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई चीज ऐसे नहीं बता रहा हूँ कल्पना में रहो, कल्पना में नहीं, चीजें आराम से समझो।
तो जो जिला अधिकारी है, जो जिला का अधिकारी है, वही यहाँ पर क्या होता है, कुमारहंस। जैसे कि अभी वर्तमान में जिला अधिकारी होता है, तो जिला अधिकारी जो होता है वो ये माना जाता है कि ये जो है केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी है, एक संबंध है, एक संबंध के रूप में है। यानी कि जो एक स्थानीय शासन है, कहाँ, राज्य में जो एक स्थानीय शासन है उसकी और केंद्र के रिपोर्ट में, क्योंकि जिला अधिकारी जो होता है मोस्टली कौन होता है, आईएएस अधिकारी होता है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आया होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा कौन कर, मतलब जो अपॉइंटमेंट होता है, जो सिलेक्शन होता है वो केंद्र सरकार में होता है, केंद्रीय रूप में होता है, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट होता है, जो वहाँ पे नियुक्त होता है तो राज्य में नियुक्त होता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में संबंध है। अब यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जो कुमारामात्य है वो स्थानीय प्रशासन और केंद्र के मध्य, केंद्र कौन है, जो राजा है ना, जो कौन है, राजा है, राजा ही तो प्रशासन के शीर्ष पर है, केंद्र पर है, तो उनके बीच में एक संबंध के रूप में है। और ये राजा अपने प्रांत में जो है इनको नियुक्त करता था। कौन नियुक्त करता था, राजा प्रांत में नियुक्त होता था। तो उच्च अधिकारी मीन्स क्या हो गया, उच्च अधिकारी का मतलब हो गया कुमारामात्य। कुमारामात्य कौन है, उच्च अधिकारी है, ठीक है। कुमारामात्य कौन है, उच्च अधिकारी है। तो बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और इस अधिकारी को जो है वेतन नगद में दिया जाता था, किसी तरीके से भू राजस्व या भूमिदान के रूप में नहीं दिया जाता था। अब जल्दी से एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो आपका जो एक गुप्तकालीन जो अधिकारी हैं, उन गुप्तकालीन अधिकारियों को अलग अलग नामों से कैसे जाना है। जैसे सेनापति है, तो सेनापति को किस नाम से क्या कहा जाता था, महाबलाधिकृत, ठीक है। ऐसे ही अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाबलाधिकृत कहा जाता था या फिर मिलान करने को आ जाता है, तो वो क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। और ध्यान रखिएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और पीईटी का एग्जाम भी आ गया है, आने ही वाला है, जल्दी आ जाएगा आप लोगों का। और जो अदर टीईटी के भी एग्जाम आ जाएंगे, यूपी टेट के एग्जाम आ जाएंगे, तो जल्दी ही जो है यूपी टेट के लिए भी प्रैक्टिस एनवायरनमेंट को लेकर जो है प्रैक्टिस वाला सेक्शन अब शुरू कर दिया जाएगा। जल्दी ही जो है शुरू किया जाएगा जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है, कि क्वेश्चन आंसर्स के जो प्रैक्टिस हैं वो शुरू हो जाएंगे कि यूपी टेट के लिए मेनली एनवायरनमेंट वाले सेक्शंस के लिए। और जल्दी ही जो है आपका जो मैथ का भी कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट वाला सेक्शन जो है मैथ का वो शुरू कर दिया जाए, ठीक है। एनवायरनमेंट भी और मैथ भी दोनों जो है यूपी टेट के लिए मेनली शुरू करें, क्योंकि हमारे पास जो अभी फैकल्टीज है वो यही अवेलेबल है। तो जहाँ से जिस चीज़ की प्रैक्टिस आपको हम करवा पा रहे हैं वो देखिए, ये सब चीज़ें कब बढ़ेंगी, ये तब बढ़ेंगी जब आप लोगों का सहयोग होगा। और सहयोग कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ेंगे तो फैकल्टीज ऑफ नंबर भी बढ़ेंगे। देखिए कहीं पर भी कोई भी नया प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप लोग जानते हैं नया है बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं तो सहयोग चाहिए आप लोगों का। कोई भी बिना पब्लिक सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। तो मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें, और इसमें भी जो कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, ठीक है, उनको क्या क्या कहा है, गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभाग क्या क्या थे, है ना। गुप्तकालीन अधिकारी, जैसे एक तरफ अधिकारी लिख लीजिएगा आप लोग कि अधिकारी कौन कौन से थे, और दूसरी तरफ उनके विभाग लिख लीजिएगा नॉर्मल, ठीक है, कि विभाग कौन कौन से थे, अब पदनाम जो आज का हम लोग बोलते हैं वो क्या थे। तो जैसे पहला अगर आप लिखेंगे तो पहला क्या है, महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत। तो बच्चे जो महाबलाधिकृत है, महाबलाधिकृत का मतलब कि महाबलाधिकृत जिसके पास बहुत ज्यादा बल हो, सेना हो, सेना बल का मतलब ये नहीं भुजाओं में बल होगा ना, ऐसा नहीं, उसके पास एक वैसी अलग से पावर हो कि अगर वह सेना को आदेश दे देता है तो क्या हो जाता है कि सेना कहीं पर भी लड़ने को तैयार हो जाती है। तो वह है कौन है, सेनापति। तो महाबलाधिकृत कौन है, सेनापति है। महाबलाधिकृत शब्द का इस्तेमाल जो कहाँ किया गया है, गुप्तकालीन प्रशासन में कहाँ किया गया है, गुप्तकालीन प्रशासन में किसके लिए किया गया है, यह किया गया है सेनापति के लिए। किसके लिए किया गया है बच्चे, सेनापति के लिए किया गया है। इसी तरीके से दूसरा देखें तो महादंडनायक, महादंडनायक। अब भाई इसके नाम से ही पता चल जाए, कोई रटने वाली बात नहीं है। दंडनायक, महादंडनायक मतलब क्या हो गया, महादंडनायक मतलब हो गया जो दंड देने वाला है ना, यानी कि न्यायाधीश। कौन है, न्यायाधीश। जो जज होगा उसको क्या कहा गया है, महादंडनायक कहा गया। क्या कहा गया बच्चे, महादंड। दंड से ही याद हो जाना चाहिए,
और ये महाबलाधिकृत, जो बल पर अधिकार रखने वाला, तो बलाधिकृत सेनापति, दंड नायक मतलब जो न्यायाधीश है। इसी तरीके से संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, तो जो संधि विग्रहिक है, संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक मतलब संधि मतलब करवाने वाला, मतलब संधि करवाने वाला मतलब युद्ध की स्थिति हो गई है भाई, दो राजा लोग लड़ रहे हैं, अब दो राजा लोग लड़ रहे हैं तो उनके बीच शांति व्यवस्था स्थापित करना या फिर युद्ध से पहले ही युद्ध को खत्म करवा देना, वह कोई अधिकारी यानी कि एक तरीके से राजदूत का काम करने वाला युद्ध का मंत्री या फिर शांति का मंत्री, ठीक है, युद्ध और शांति का मंत्री, शांति मंत्री, ठीक है, जो मतलब शांति स्थापित करे, संधि करवा दे और शांति स्थापित कर दे। या फिर अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध का मंत्री, रक्षा मंत्री टाइप है ना, रक्षा मंत्री टाइप युद्ध का मंत्री। क्लियर, बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। संधि, संधि विग्रहिक मतलब जो शांति स्थापित कर रहा है, युद्ध को होने नहीं दिया या फिर युद्ध के बाद शांति स्थापित करने की बात की, तो ये संधि विग्रहिक था। तो संधि विग्रहिक का एक अधिकारी का मैं आपको नाम बताऊं, हरिश्रेण, हरिश्रेण, और यह गुप्त काल के दरबार में भी था। और ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि किस गुप्त का शासक के दरबार में ये रहा, और इसने जो अभिलेख लिखा है वह कहाँ पर लिखा है और किसके बारे में लिखा है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, पीछे पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो वीडियो शेयर कीजिए, टाइम पर क्लासेस को अपने देख लीजिए, ठीक है, जो क्लासेस आ रही हैं रेगुलर उनको टाइम पर देखिए, टाइम से नोट्स क्रिएट कीजिए, जो भी डाउट है उसको कमेंट्स में जरूर डालिए। इसी तरीके से हम देखते हैं दंड पाशिक, दंड पाशिक। अब देखिए दंड पाशिक आ गया, एक बार फिर से दंड आ गया, यानी कि दंड पाशिक, जिसके पास पाशक, एक पाशा है, एक मतलब एक पाश है, पाश मतलब एक चाबुक टाइप, ठीक है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि एक डंडा है ना, दंड पाशिक यानी कि एक डंडा लिए हुए है अपने हाथ में, जैसे पुलिस वाले, तो क्या हो गया, पुलिस, पुलिस विभाग, आराम से याद है, पुलिस विभाग को क्या कहा जाता है, दंड पाशिक, है ना, जो नगर की सुरक्षा के लिए होते थे अधिकारी, तो ये दंड पुलिस विभाग का क्या होता था, दंड पाशिक किसे कहा गया, सर्वोच्च अधिकारी। पुलिस विभाग का कौन है बच्चे, ये सर्वोच्च अधिकारी है। सर्वोच्च अधिकारी कौन है, दंड पाशिक जो है वो पुलिस का सर्वोच्च, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दंड पाशिक, पाशिक जो डंडा लिए हुए है दंड देने के लिए, ठीक है, तो पुलिस का सर्वोच्च विभाग है, सर्वोच्च, तो पुलिस वाला याद रखिए दंड पाशिक के लिए। संधि विग्रह, संधि करवा दे। महादंड नायक, जो दंड देने वाला है वह न्यायाधीश है। महाबलाधिकारी, जिसके पास सेना है, जो बल लिए हुए है अपने साथ, बहुत सारा बल लिए हुए है। इसी तरीके से विनय स्थित स्थापक, विनय स्थित स्थापक, विनय स्थित स्थापक, ये जो होता था, ये होता था शिक्षा और धर्म से संबंधित अधिकारी। किससे, शिक्षा और धर्म से संबंधित अधिकारी, ठीक है, शिक्षा और धर्म किसके पास है, विनय स्थित स्थापक के पास है। जल्दी से कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर देखें तो भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत, तो जो भंडाराधिकृत है, भंडाराधिकृत मतलब अब सीधी सी बात है, उसके पास कुछ भंडार है। किसका भंडार है, राजकोष है, यह राजकोष का अधिकारी है। किसका अधिकारी है, राजकोष का अधिकारी है, राजकोष का अधिकारी है, यानी कि सीए है, ठीक है, राजकोष का अधिकारी। ट्रेजरी जो होगा, राजा का जो ट्रेजरी होगा, खजाना होगा, उसका जो अधिकारी होगा, राज्य का जो अधिकारी होगा, कौन होगा, भंडारीकृत, भंडारीकृत। इसी तरीके से महाछपटिलिक, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, महाछपटिलिक, लेखा विभाग यानी कि अकाउंट, अकाउंट का अधिकारी है, ठीक है, ये ऑडिट करता है। जैसे कि हमारे यहाँ महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कैग होते हैं, वैसे ये चीज है। तो इनको ध्यान रखिए, नॉर्मल है। देखिए मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या किस किस से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। इससे पूछा गया है, इससे ही पूछा गया, यानी कि 1 से लेकर 4 तक का जो सेक्शन है, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। यही पूछा गया है कि यह कौन होता था। जैसे कि क्वेश्चन बन जाए
कि प्राचीन काल में या गुप्त काल में महादंड नायक किसे कहा जाता था। क्वेश्चन बन गया कि प्राचीन काल में महादंड नायक किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन में ए डाल दिया सेनापति डाल दिया, ऑप्शन बी डाल दिया आपका न्यायाधीश डाल दिया, ऑप्शन सी डाल दिया शांति का मंत्री डाल दिया, या फिर ऑप्शन डी डाल दिया कौन, राजकोष का अधिकारी। तो क्या आंसर होगा इसका, न्यायाधीश आंसर होगा। इसी तरीके से दंड पाशिक, जो डंडा हाथ में लिए हुए पुलिस वाला है, तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। महाबला, जिसके पास बल है, वह सेनापति हो गया। ठीक है। महासंधि विग्रह, संधि करने वाला यानी कि शांति व्यवस्था को स्थापित करने वाला, युद्ध को कम करने वाला, खत्म करने वाला, वह युद्ध और शिक्षा का मंत्री हो गया। तो यहाँ पे कोई रटने वाली बात नहीं, नॉर्मली तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते थे। और इसमें जो एक अधिकारी जो है वो एक से ज्यादा पदों को भी ग्रहण कर सकता था। एक अधिकारी एक से ज्यादा पदों को ग्रहण कर सकता था और ये पद जो है धीरे धीरे होकर वंशानुगत हो गए थे। यानी कि मान लिया कि सेनापति का पुत्र ही जो है सेनापति बनेगा, पुत्र कौन बनेगा, सेनापति बनेगा। ऐसी न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश बनेगा, फिर उसका पुत्र न्यायाधीश बनेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया था कि इस काल में जो ये पद थे, है ना, वैकेंसी नहीं निकल रही थी वहां पे, है ना, वैकेंसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं हो रहे थे जैसे कि अभी कॉम्पिटेटिव अधिकारी। यानी कि कह सकते हो यहाँ इस समय अधिकारियों के पद कैसे हो गए थे, वंशानुगत हो गए थे। अधिकारियों के पद वंश, यानी कि अधिकारी जो है कॉम्पिटेटिव, राजा एग्जाम नहीं करवाता था कि भाई चलो सब लोग, सबको मौका मिलेगा और सब लोग जो है एक साथ बैठ जाओ। देखो कितने भाग्यशाली हैं, इस काल में हम लोग आ चुके हैं, इस समय आ चुके हैं कि हम सभी को एक समान रूप से मौका मिलता है कि हम किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी परीक्षा को देकर, परीक्षा को पास करके। और उसके लिए क्या चाहिए, विल पावर चाहिए, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन। ये तीन शब्द जो है मिल्खा सिंह जी ने बोले हैं। और ये जब आपने करंट अफेयर्स देखा होगा, लास्ट क्लास करंट अफेयर्स की देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया है कि उन्होंने क्या बोला है कि अगर जिसके पास ये तीन चीजें हैं, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन, वो है जमीन पर खड़े होकर आसमान को छूने की क्षमता रखता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे वंशानुगत हो गया। हमारे यहाँ अभी वंशानुगत तो कुछ नहीं है ना, वंश के आधार पर किसी को कुछ नहीं मिलता सरकारी। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी को समान मौका मिलता है कि भाई परीक्षा दो, परीक्षा में बैठो, जो ज्यादा अच्छा होगा वह भाई अधिकारी बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया था, अब ये वंशानुगत हो गया था। और ये कहाँ मिलता है, करमडंडा के अभिलेख में ये बात हमें दिखाई देती है कि पद कैसे हो गए थे, अधिकारी पद वह वंशानुगत हो गए थे। कैसे हो गए थे बच्चे, वंशानुगत हो गए थे, वंशानुगत हो गए थे पद। ये कहां से मिलता है हमें, करमडंडा, करमडंडा अभिलेख से मिलते हैं। कहां से मिलता है, करमडंडा अभिलेख से हमें ये बात पता चलती है कि ये पद वंशानुगत हो गए थे। तो इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़े तो कुछ प्रांत हैं, जिले हैं और प्रशासन की न्यूनतम इकाई है, इन सब पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो स्थानीय शासन है वो क्या। देखिए स्थानीय शासन भारत में अभी कोई दिन नहीं है। यानी कि अगर हम देखें तो 1992 में जाकर स्थानीय स्वशासन को, यानी कि पंचायती राज है या नगर पालिका है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास हमें ये बताता है कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था रही हो या फिर नगरीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उसमें कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी कि पंचायती राज, क्योंकि इस जो राजाओं के काल में भी प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई रही है वो ग्राम पंचायत रही है, ग्राम सभा रही है। वो अलग अलग नामों से बेशक जानी जाती थी उस काल में, लेकिन जो ग्राम स्तर पर शासन होता था वही प्रशासन की न्यूनतम इकाई जो है प्राचीन काल में भी बनी रही। देखिए प्राचीन काल का इतिहास जो है ज़्यादा नहीं बचा है, कुछ छोटे टॉपिक्स बचे हैं। गुप्त काल अब खत्म ही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो एक संघर्ष रहा उत्तर भारत में, जो हर्षवर्धन का काल हम देखेंगे, जो गुप्तों के बाद आने वाला काल है, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन का काल कैसा रहा, तो उस चीज़ को समझेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रवेश कर जाते हैं धीरे धीरे करके, तो उस पर हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो गुप्तकालीन प्रांत हैं, जो प्रांत हैं, जिला है या स्थानीय शासन है, उसका क्या कंसेप्ट, जिला और स्थानीय शासन।
तो जब हम इसकी बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो शासकीय सुविधा के लिए है ना, जो शासन की सुविधा के लिए गुप्त शासकों ने क्या किया है कि इनको बांटा गया है। ठीक है, राष्ट्र को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। तो शासन की व्यवस्था के लिए, शासकीय व्यवस्था के लिए, शासकीय व्यवस्था के लिए एक अच्छे तरीके से शासन चलाया जा सके, इसके लिए बांटा गया है किसको, पूरे क्षेत्र को। किस में बांटा गया है, भुक्तियों में बांटा गया। क्या कहा गया, भुक्तियां। क्या कहा गया, जिनको जिस चीज में बांटा गया उसको क्या कहा गया, भुक्तियां कहा गया है। भुक्तियों को प्रॉपर जिलों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, जिलों में। देखो भुक्तियां किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, भुक्तियां शब्द इस्तेमाल हो रहा है बच्चे प्रांत के लिए, है ना। जो राज्य है, जैसे आज हमारा देश का नाम क्या है, हमारा देश है भारत। ठीक है, भारत क्या है, एक राष्ट्र है, एक देश है, एक नेशन है। ठीक है, उसी तरीके से गुप्त साम्राज्य क्या है, एक नेशन है। अब इस भारत को हमने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भुक्तियों में बांट दिया, मतलब प्रांतों में बांटा हुआ है या नहीं बांटा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्टेट्स को भी हमने क्या किया है, जिलों में बांट दिया है, प्रांतीय मतलब सुविधा के लिए। ठीक है, अब ये जिले भी जो है अलग अलग स्थानीय शासन में बटे हुए हैं। नॉर्मल लिख लिया हमने, स्थानीय स्वशासन। तो रटने की बात नहीं है, आराम से ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी अगर आप आराम से देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो स्थानीय स्वशासन, तो भारत जो कि एक राष्ट्र है, उसको प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए हमने राज्यों में बांटा, राज्यों को जिलों में, जिले जो है स्थानीय शासन के रूप में बटे हुए हैं। इसी तरीके से गुप्त काल में क्या है, शासकीय व्यवस्था थी, तो उसमें भुक्तियों को में बांटा गया। जो शासनीय व्यवस्था थी उसको भुक्तियों में बांटा गया। भुक्ति मतलब प्रांत, प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। जिले में बांटा गया, और भुक्तियों को किस में बांटा गया, प्रांत को किस में बांटा जाएगा, जिलों में बांटा जाएगा। तो बच्चे जो जिले हैं उनको क्या कहा गया, विषय कहा गया, और विषय पर अधिकार करने वाला है, विषय का जो अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था। और विषयपति कौन होता था, विषयपति का आधिकारिक नाम होता था कुमारमात्य। कौन, क्या होता था, कुमारमात्य, कुमारमात्य होता था। बेसिक कंसेप्ट निकल के यहाँ पर आ जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा, प्रांत, जिला, और जिले में जो अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी है, वो कौन है, कुमारमात्य। यानी जिला, अगर अभी हम देखें तो जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिला अधिकारी होता है। तो अभी मैंने आपको पीछे आपको अच्छे से समझाया कि सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, कुमारमात्य होता है, कुमारमात्य कहा जाता है, विषयपति उसे कहा जाता था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। क्या क्या होती थी, ग्राम सभा होती थी। आराम से ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम सभा थी। ठीक है, अगर यहां कर दें, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इकाई क्या है, इकाई क्या है, ग्राम सभा है। क्या है बच्चे, ग्राम सभा है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा को अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में जाना जाता था। जैसे कि मध्य भारत में पंचमंडली के रूप में जाना जाता था, अगर हम मध्य भारत की बात करें, और किसमें, गुप्त शासन, गुप्त काल में। ठीक है, मध्य भारत में इसे कहा जाता था पंचमंडली। अब भाई जो ग्राम सभा है उसमें पंच लोग होते हैं, आपने सुना होगा सरपंच, पंच लोग, 5 लोग होते हैं, पंच परमेश्वर वाली कहानी भी सुनी होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो बिहार वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ मुख्यतः इसे ग्राम जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम जनपद शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था बिहार में। तो ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, अगर हम ग्राम प्रशासन की बात करें तो ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन, सर्वोच्च अधिकारी। शेयर कर दो भाई जल्दी जल्दी, जो है आपको अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं, और हर एक चीज टू द पॉइंट बता रहा हूँ। एक मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएं और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएं और हाथों हाथ याद भी हो जाएं। रटिए मत, कल्पनाओं में मत जाइए किसी चीज में, चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, लाइक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, अगर किसी को पता है तो कमेंट में डाल सकता है। क्या कहा जाता था, ग्रामिकी कहा जाता था, ग्रामिकी, या फिर कहीं कहीं शब्द मिल जाए महत्तर, तो भी घबराने का नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ग्रामिकी या महत्तर जो है इसे
कहा जाता था। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो ग्राम जो है वो सबसे छोटी प्रशासन की इकाई होती थी, सबसे ऊपर होता था राष्ट्र, राष्ट्र में राजा। फिर हम देखते थे कि जो गुप्तकालीन प्रशासन है शासकीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3 भागों में हमने बांट दिया है, भुक्ति यानी कि प्रांत, और विषय यानी कि विषय किसे कहा जा रहा है, विषय कहा जा रहा है जिले को, और जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता था कुमार अमात्य। और उसके बाद तीसरा जो है वो ग्राम सभा होता था, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम सभा होती थी। मध्य भारत में उसे पंचमंडली और बिहार के क्षेत्र में इसे ग्राम जनपद कहा जाता था। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान का जो बिहार है वहीं पर ही पाटलिपुत्र है, तो यानी कि राजधानी वाले जो क्षेत्र थे वहां पर ग्रामों में ग्राम जनपद शब्द प्रचलित था मेनली। और इनका जो सर्वोच्च ग्राम प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे क्या कहा जाता था, ग्रामिकी कहा जाता था या महत्तर कहा जाता था। तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी यहां तक। चलिए इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात कर लें किसकी, न्याय व्यवस्था की, कि जो न्याय व्यवस्था रही इस काल में वह किस प्रकार रही, क्या स्थितियां बनी रही। आगे हम बात करेंगे कि स्त्रियों की दशा क्या रही, और उसके अलावा जो हम बात करेंगे आगे जो क्लासेस हैं हमारी उनमें हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या रही इस काल में, इसे स्वर्णिम युग स्थापत्य कला का क्यों कहा जाता है, ऐसी कौन कौन से जो मंदिरों की कला है वो विकसित हुई, मूर्तियाँ किस प्रकार से बनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कला और संस्कृति। ठीक है, अगर किसी ने पीईटी का सिलेबस देखा हो, फिर से मैंने बताया था आपको लक्ष्य 007 टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो वहां पर पीईटी का पीडीएफ पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन पूरा, और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे के जो 3-4 पेज हैं उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसमें जब आप सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस वाला जीए वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। तो एक बात ध्यान रखिए, मंदिर हैं, पेंटिंग्स हैं, नृत्य हैं, ये सब कला एवं संस्कृति के हिस्से हैं। तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि आपको हर एक सेक्शन, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको कुछ अलग से या नया अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है जीएस में। और पीईटी में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, इसी का ही है, जीएस का ही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो न्यायालय, न्याय व्यवस्था की, तो बच्चों जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, वो कुछ हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ मतलब कितने में, 4 हिस्सों में बटी हुई थी। जिसे एक तो राजा का न्यायालय होता था, राजा का न्यायालय होता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो कहा जाता था पुग, श्रेणी, और फिर कुल, पुग, श्रेणी, और एक को कहा जाता था कुल। और ये इसी सीक्वेंस में एक होता था सर्वोच्च से लेकर नीचे तक। लेकिन अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था बच्चे, न्यायाधीश कौन होता था, अभी मैं पीछे बता के आ रहा हूं। सर्वोच्च न्यायाधीश होता था जो राजा होता था, सम्राट होता था, ठीक है। वो सर्वोच्च न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ गुप्त एम्पायर, ठीक है। कौन होगा, जो उस समय वहां का राजा होगा। तो अभी हमारे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायाधीश, न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम लोग बोलते हैं। तो गुप्त काल में पहली बार स्पष्ट किया गया न्याय व्यवस्था के मामले में, हम ये देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार भारत के इतिहास में या प्राचीन इतिहास में हम लोग देखते हैं कि ये दो बातें स्पष्ट की गई। एक तो दीवानी जो मामले थे और एक जो फौजदारी मामले थे, ये 2 मामले जो है अच्छे से स्पष्ट कर दिए गए। पहली बार हम देखते हैं भारत के इतिहास में कहा कि जो न्याय व्यवस्था है, जो आपका न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि पहली बार दीवानी और फौजदारी, बच्चे कौन से, दीवानी और फौजदारी, ये मामले जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायाधीश है इसको कुछ अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, जो कि पूरा बहुत बड़ा देश है। तो महादंडनायक मैंने आप लोगों को बताया, महादंडनायक अभी पीछे मैंने बताया, महादंडनायक किसे बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश को बोल रहे हैं या न्यायाधीश को बोल रहे हैं, जो कि सजा देने वाला व्यक्ति है, दंड देने वाला व्यक्ति है। महादंडनायक, दंडनायक, सर्वदंडनायक,
दंडनायक, सर्वदंडनायक, ये बोला गया। तो ये अलग अलग बोला गया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी के मामले जो है स्पष्ट किए गए, और पहली बार जो है विधि निर्माता जो माना गया, या कहा जाए कि विधि बनाया गया, कानून को जो है स्पष्ट रूप से किया गया। ऐसा क्यों पहली बार स्पष्ट हुआ कि फौजदारी और दीवानी के जो मामले हैं वो अलग अलग हुए? क्योंकि पहली बार कानून की किताब बनी अब भारत में, ठीक है, कानून की किताब बनी, विधि की किताब बनी, विधि की पुस्तक, और ये माना जाता है कि इसे मुनि महर्षि, मुनि बृहस्पति, माफ कीजिएगा, बृहस्पति, जो मुनि बृहस्पति हैं उन्होंने इसको बनाया। जो मुनि बृहस्पति हैं उन्होंने पहली पुस्तक लिखी, जो कि गुप्त काल में लिखी, जो कि विधि की, कानून की पहली पुस्तक रही है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट मनु को याद रखते हैं, तो मनु तो अभी बाद में आएगा, मनु जो है अभी बाद में आएगा। हाँ, मैंने यहाँ पे पीछे उदाहरण जरूर दिया था कि जो न्याय किए जाते थे वो मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति के आधार पर मेरे कहने का मतलब ये था कि मनुस्मृति जैसी जो किताबें हैं, जो कानून है उसे, क्योंकि मनुस्मृति ज़्यादा प्रचलन में रहता है तो आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता है, तो इसी वजह से मैंने अब आप यहाँ पे स्पष्ट अब बोल दिया है कि पहली बार विधि के लिए किताब जो बनाई गई वो बृहस्पति के द्वारा बनाई गई, और बृहस्पति ने दीवानी और फौजदारी मामलों को अलग अलग स्पष्ट किया। और लेकिन ये भी जो है धार्मिक व्यवस्था के आधार पर ही चल रहा था इस काल में। तो दीवानी और फौजदारी जो मामले थे उनको अच्छे से परिभाषित किया गया इस काल में। किस काल में? गुप्त काल में। पहली बार देश में हम लोग देखते हैं नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप कहा जाता था, ठीक है, नगर का जो न्यायालय था उसको क्या कहा जाता था? अधिकरण मंडप। देखो अधिकरण शब्द आजकल आपको जरूर सुनने को मिलता है, जैसे एनजीटी है ना, एनजीटी क्या है? एक अधिकरण है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण हिंदी में बोलते हैं। तो जो अधिकरण क्या है? ट्रिब्यूनल है ना। तो अधिकरण शब्द जो है हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ आया और अभी भी हम इसका इस्तेमाल हिंदी शब्दों में करते हैं। तो न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे अधिकरणिक कहा जाता था। इस न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे क्या कहा जाता था? अधिकरणिक, ठीक है, अधिकरणिक जो है उसे कहा जाता था, करणिक, अधिकरणिक क्या कहा जाता था? अधिकरणिक किसे कहा जा रहा है? ये न्यायाधीश है, इस न्यायालय का न्यायाधीश है, उसे अधिकरणिक कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि जो न्याय व्यवस्था में है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जो अधिकरण का उल्लेख हमें मिलता है वो किस में मिलता है? यह हमें मिलता है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। इसके लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं तो लिखूंगा ही, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। तो जो मृच्छकटिकम है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शूद्रक। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको सारी की किताबों की पूरी लिस्ट दिखा दूंगा, बता दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा, अभी नाम भी लूंगा उनके। तो एक जो साहित्य की रचना हुई इस काल में बहुत महत्वपूर्ण हुई। विज्ञान और शिक्षा का उदय जो है गुप्त काल में बड़े पैमाने पर हुआ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आर्यभट्ट ने कई किताबें लिखी, शून्य इत्यादि, और विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रहे जिसमें गुप्त काल में कहा जाए। इसलिए स्वर्ण युग में बार बार इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द यहाँ पर कि इसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्थापत्य कला, विज्ञान का इसमें काफी विकास हुआ, काफी विस्तार हुआ, लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है हमें कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था चरम पर थी, जातीय व्यवस्था जो है और ज्यादा बढ़ रही थी, और उसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति जो है थोड़ी थोड़ी दयनीय होती जा रही थी। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया भी है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जो गुप्तकालीन अभिलेख है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। और क्लास को यहाँ तक देखा है, जो लास्ट तक जिन्होंने बनकर देखा है क्लास को, मैं कहता हूँ कि उनसे कोई चीज़ नहीं छूटेगा अगर इन सेक्शन से क्वेश्चन आता है। इससे आगे की कहानी जो बात है वो हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में ही आपको जो है बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से जानने को मिलेंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है पुटअप यहीं से होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इससे बनते हैं,
और स्पष्ट रूप से सिलेबस में भी, सभी सिलेबस में इस गुप्त काल के बारे में जिक्र होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वाकई ही सीरियस है तो मैं कहूँगा कि शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिर हम भी सीरियस हो जाएंगे कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, या और हमें जो है और अच्छी क्लासेस आप लोगों को देनी चाहिए। तो टेट, यूपी टेट वालों को मैं यही कहूँगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जल्द ही जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लासेस अब शुरू हो जाएंगी। एनवायरनमेंट की स्पेशली सबसे पहले आप लोगों की शुरू होगी, एनवायरनमेंट की, और अदर्स एनवायरनमेंट की क्लास जो होती है वो भी शुरू हो जाएगी। जो एनवायरनमेंट और दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि यूपी टेट में ही आते हैं केवल, वो भी देख सकते हैं। लेकिन यूपी टेट के लिए स्पेशली जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।